जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 9 अक्टूबर 2024 के विजन एज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 8 अक्टूबर के, ये उसका आंसर है BAB। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे 1, 2 एंड 3। ओके, 3 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये एक है मेंस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी। और अपना कोई डाउट हो या फिर अपना आंसर आप भेजने चाहते हो तो आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Whenever I will get time, I will definitely check your answer। ठीक है, और उधर मैं खुद भी अपना लिख के भेज दूंगा। जब 2-3 एक साथ होते हैं तो मैं भेज देता हूँ। ओके, चलिए पहली न्यूज है हमारी। हेनले लद्दाख के अंदर हमने एक नई ऑब्जर्वेटरी बना दी है, मेजर एटमॉस्फेरिक शेरनकोव एक्सपेरिमेंट। अभी देखो ये ऑब्जर्वेटरी का मेन काम क्या होने वाला है, इसको हम मैस बोलेंगे। ठीक है, मैस ऑब्जर्वेटरी का काम क्या है, तो ये जो भी स्पेस में गतिविधि, स्पेस में जो भी एक्टिविटीज होती रहती है ना, उसको ऑब्जर्व करेगी। दैट्स इट। अभी इसका नाम हमने शेरन कोव क्यों रख दिया भाई, तो एक साइंटिस्ट के नाम से, यहाँ पे नीचे देखिएगा तो भाई पेवेल एलेस्केविच शेरन कोव करके कोई साइंटिस्ट थे, उनके नाम से रखा गया है। इन्होंने ही डिस्कवरी की थी कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो ग्लो करते हैं जब वो कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू पास होते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। दैट इज, ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट इनके नाम से रखा गया था, बस यही याद रखना है। ठीक है, शेरन को कहाँ पे रखा गया, तो हेनली लद्दाख के अंदर टेलीस्कोप रखा गया है। अभी ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा और पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा। ओके, और यदि आप इसकी जोड़ देते हो पूरी की पूरी एरे को, ये शेरनकोव एरे, एरे क्या होती थी, ठीक है, कि 1, 2, 3 मतलब अलग अलग जगह पे रखे टेलीस्कोप, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, मतलब अलग जगह के एक ही काम कर रहे हैं सारे मिलकर, तो उसको हम एरे बोलते हैं। सो इट इज ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप वर्किंग फॉर ओनली वन मोटिव, जो कि स्पेस को ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, अब ये जो शेरनकोव टेलीस्कोप एरे है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरे है। और इसका मेन काम क्या कर रहा है, तो भाई एक स्पेन के अंदर है, दूसरा चिली के अंदर है। ओके, और यह भी हमने ये बनाया है, ठीक है, शेरनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, वो हमने हेनले लद्दाख के अंदर बनाया है। ओके, अभी देखो अभी ही क्यों बनाया हमने, कौन सी डेट, ये ही डेट हमने क्यों चुनी, तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को प्लेटिनम जुबली हो गई है, तो इसी दिन हमने इसको बना दिया। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो किस एक्ट के थ्रू बना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948। और भाई ये जो मैस ऑब्जर्वेटरी है वो किसने बनाई है, तो बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाई है विद सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर भाई ग्लोबल ऑब्जर्वेशन के कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिया, जैसे कि हाई एनर्जी स्टीरियोस्ट्रोपिक सिस्टम। ओके, चलिए अभी मेन फोकस ये हो गया। ठीक है, अब ये जो गामा रेज की बात की है ना, उसको देखते हैं, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, तो स्पेस के अंदर को देखना ही देखना है कि ब्लैक होल, सुपरनोवा और गामा रे बर्स्ट को भी देखेगा। ओके, तो ये गामा रेज क्या है भाई, तो देखो मैंने बहुत बार पढ़ा है पहले भी, एक और बार हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इतने टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। शुरू कहाँ से होती है, तो गामा रेज, एक्स रेज, इसका एक कोड है, कोड ही लिख लीजिए पहले, GX UV, ये बीच में UV, IR, और IR के बीच में M डालेंगे, वो याद रखना है आपको। ठीक है, GX UV IR, IR के बीच में M डालेंगे। 2-3 बार आप बस कंटिन्यूस बोलोगे GX UV IR, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, IR के बीच में M है। ओके, अभी देखो ये जो गामा रेज है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल रेज है, और जो रेडियो रेज है वो सबसे कम पावरफुल है। ठीक है, अभी देखो सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, तो इसकी जो वेव्स होती है ना, वो सबसे नजदीक होती है, और ये सबसे कम पावरफुल है रेडियो वेव्स, तो इसकी जो वेव्स होती है वो बहुत एक दूसरे से दूर होती है। अभी जैसे समुद्र में हम होते हैं ना कि वेव्स क्या होती है, तो भाई ये ऐसे जो लहरें आती हैं उसको हम वेव्स बोलते हैं। ओके, ये समुद्र की लहरें, ये जो दो वेव के बीच में जो जगह है ना, उसको ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब ये देख लीजिए, ये एक वेव है, ठीक है, उसका हाईएस्ट पॉइंट और ये दोनों का हाईएस्ट पॉइंट। अभी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वो भी देख लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, मतलब ये वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है,
तो भाई दो ट्रफ के बीच में या फिर दो क्रेस्ट के बीच में, मतलब दो हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, या फिर हाईएस्ट पॉइंट ही रख लीजिए कि दो हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो ये आपका लेंथ बन रही है उसको ही हम बोलेंगे वेव लेंथ, कि वेव कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, इट इज वेव लेंथ। ओके, तो आप अभी मुझे बताइए ये जो गामा रेज है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है या फिर ये जो रेडियो वेव्स है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है? डेफिनेटली रेडियो वेव्स की, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी एनर्जी कम, और जितनी वेवलेंथ कम मतलब वेवलेंथ जितनी नजदीक है एक दूसरे के पास है उतनी ज्यादा एनर्जी। ओके, ये आप डायग्राम याद रख लेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, वेवलेंथ अगर बहुत नजदीक है तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ दूर है तो एनर्जी कम होगी। अभी जो हमारे यहाँ से सन से जो एनर्जी आती होती है वो एनर्जी होती है शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स, देखो ये वेव कौन सी है, शॉर्ट है ना, तो वो ज्यादा पावरफुल होती है डेफिनेटली। और जो अर्थ इमिट कर देता है, मतलब अर्थ अपने पास लेके वापस कुछ तो जा नहीं देगा, वो होती है लॉन्ग वेव। वो लॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि वो कम पावरफुल है इसीलिए, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर से यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है 23 24 के अंदर, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाँ भाई ऐसा होता है। अगर आपको ये सब चीजें कनेक्ट हो गई ना तो कितनी भी भाषा वो घुमा ले आपको वो चीज आ ही जाएगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कैसे वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है। और ये भी याद रखिएगा GX UV IR के बीच में M। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अभी काम का नहीं है। ओके, गामा रेज तो हमने देख लिया भाई, इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है और मोस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओके, सोर्स यूनिवर्स के थ्रू होता है डेफिनेटली। यूनिवर्स में भी कौन कौन? तो न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या फिर ब्लैक होल के आजू बाजू वाले रीजन्स। ओके, और अर्थ के यहाँ पे तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए, जो बिजली गिरती है, और या फिर कोई रेडियो एक्टिविटी डी के हो जाए, तो उधर आपको ये गामा रेज देखने को मिल सकती है। अभी भाई हमने हेनले को ही क्यों चुना, कि यहाँ पे ही ऑब्जर्वेटरी क्यों बनाई? तो भाई सबसे पहले तो हेनले में हमने डार्क स्काई रिजर्व बनाया हुआ है। डार्क स्काई रिजर्व मतलब क्या होता है? एकदम अंधेरा है कि आप अगर वहां पे जाते हो तो क्लियरली आप तारों को और आसमान को देख सकते हो। तो यही है डार्क स्काई रिजर्व। इससे एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ता है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आते हैं टूरिज्म के लिए। ओके, फिर इधर का देखो, हाँ डार्क स्काई रिजर्व भी इधर ही क्यों बनाया हमने? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड एनवायरमेंट है वो एकदम ही क्लाउडलेस रहता है, और जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होते हैं वो भी एकदम कम रहता है। और फिर ये जो एरिया है वो एकदम ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर अबव है। तो यहाँ पे इतना लोग भी नहीं है, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ओके, तो इसीलिए हमने हेनले को चुना हुआ है। ओके, डन। अब पूरा का पूरा समझ गए। सबसे पहले ये जो फैक्ट्स है वो उसको भी आपने याद रख लिया। ये जो चेरेनकोव टेलीस्कोप है एशिया में सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। किसके नाम के थ्रू पड़ा है? तो साइंटिस्ट के नाम के थ्रू पड़ा है जिन्होंने ये खोज की थी कि भाई कुछ पार्टिकल्स ग्लो करते हैं जब वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू पास करते हैं। ओके, फिर गामा रेज के बारे में पढ़ लिया, और फिर हेनली में ही क्यों रखा वो भी पढ़ लिया, और भाई अभी ही क्यों हमने स्टैब्लिश किया वो भी पढ़ लिया, बिकॉज ऑफ प्लेटिनम जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डन। चलिए अभी आगे देखते हैं। भाई एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भाई अभी अभी एक्सप्रेस किए हैं कंसर्न इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड को वेपन की तरीके से यूज करना, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो क्या समझे कि दो कंट्री व्यापार कर रही है, अपनी ट्रेड कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अभी ए कंट्री बी को बोल देती है कि यार मेरी ना आर से नहीं बनती है, तो उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा। अगर तू उसके साथ ट्रेड करता है तो मेरे साथ अब मेरी नहीं जमेगी, तो मैं तेरे ऊपर लगाऊंगा टैक्सेस, कि फिर तेरे कंट्री से कोई भी माल आएगा ना उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। दैट्स इट, यू गॉट इट राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो एक्चुअली का एग्जांपल है। तो भाई अमेरिका, यूएसए, इधर लिख देते हैं यूएसए या फिर अमेरिका, उसका ना सैंक्शन चलता है एक काटसा करके। काटसा नीचे लिखा ही गया है ये भी। काटसा में ये क्या बोलते हैं कि जो भी अमेरिका का दुश्मन है अगर उसके साथ आप ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर काटसा लगाएंगे। काटसा मतलब सैंक्शंस लगाएंगे, टैक्सेस कुछ बढ़ा देंगे, या फिर आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे एसेट्रा। जैसे कि ये ना टर्की को, इंडिया को कई बार वार्न करते हैं कि भाई हमारी नहीं बनती ईरान से, रशिया से, तो आप इनके साथ अगर ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर काटसा लग सकता है। ठीक है, काटसा मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी
थ्रू सैंक्शन एक्ट, पर्टिकुलरली किस पे? ईरान, रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एसेट्रा। ठीक है, मतलब क्या है कि इनके साथ ट्रेड किया तो हमारे साथ ट्रेड में आपको दिक्कत आ सकती है डेफिनेटली। टैक्सेस ये बढ़ा देंगे कि भाई इंडिया से जो भी माल आ रहा है ना उसके ऊपर एक काम करो 20% टैक्स लगा दो, तो नुकसान होगा डेफिनेटली, राइट। हालांकि अमेरिका ने हमारे ऊपर कभी भी काटसा लगाया हुआ है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी बनती है उनके साथ। ओके, तो आप समझ गए ट्रेड वेपनाइजेशन क्या होता है। तो यूज ऑफ ट्रेड एज अ टूल फॉर फॉरेन पॉलिसी and occurs when country uses trade leverage over another nations, causing it to take actions for specific outcome. In short, using trade as a foreign policy tool to control or to get geopolitical gains. That's it. अपने तरीके से डेफिनेशन बनाना सीख जाइए, क्योंकि हर बार आपको फॉर्मल डेफिनेशन याद नहीं रहेगी। ओके, फिर भाई इसका फायदा क्या होगा? तो ये क्रिएट करेगा, इसके टूल्स क्या क्या है ट्रेड वेपनाइजेशन के? भाई क्रिएट करना इम्पेडिमेंट फॉर ट्रेड, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि ट्रेड करने में कुछ दिक्कतें दे दी, जैसे कि चाइना ने ब्लॉक कर दिए थे इंपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान, कि भाई ताइवान के साथ हमारी यूनी बन रही है तो इंपोर्ट ब्लॉक कर दिए। फिर भाई सेंक्शन लगा देना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सेंक्शन लगा देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, उसका नाम है काटसा, ठीक है। फिर भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो प्रोटेक्शनिज्म आ जाता है। हर कोई कंट्री चाहती है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सब कोई बोलेंगे कि सेल्फ रिलायंस में हम आए। जैसे कि एग्जांपल कि चाइना में जब शॉक आए 1-2, तब सबको पता चल गया भाई कि चाइना अच्छी कंट्री नहीं है, कि चाइना के ऊपर लगाओ टैक्स, तो चाइना से जो भी प्रोडक्ट आता था ना उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगता था, ज्यादा टैक्स लगता था। ओके, फिर ट्रेड वॉर, यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चला था, कि यूएस इधर ना अब बोल रहा है कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर हम इतना टैक्स लेंगे, सामने चाइना बोल रहा है यूएस से अगर ये प्रोडक्ट आएगा तो हम इतना टैक्स लेंगे। इससे दिक्कत क्या होती है कि दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड तो खत्म होता ही होता है, ऊपर से उसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन बिखर जाती है, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हो सकता है ना कि भाई चाइना से यूएसए कुछ रॉ मटेरियल ले रहा होगा, फिर उसी रॉ मटेरियल की कुछ चीजें बना रहा होगा, और वो चीज वही किसी तीसरी कंट्री को कुछ काम में आती होगी। अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड चलेगा तो ये बाकी कंट्रीज का क्या होगा? तो इट इज नॉट गुड, राइट। यूएस चाइना की ट्रेड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक स्लो डाउन जैसा आ गया था। ओके चलिए, फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अभी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कोविड-19 के दौरान ही हमने देख लिया था, पूरी सप्लाई रुक गई थी पूरे वर्ल्ड की। ओके, इवन ना थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपने गवर्नर की वो स्पीच देखी थी, उसमें वो बोले थे कि भाई वी आर लिविंग इन दैट स्टेज where everyone wants to connect themselves with global markets and enhance their market, but at the same time everyone wants to protect themselves from the international market disruptions. So that means कि हमें ग्लोबल कनेक्टेडनेस तो चाहिए, बट साथ ही साथ ग्लोबल डिसरप्शन के से हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, कि हम खुद ही सेल्फ रिलायंट बने। अब आप हम भी हमारा ही देख लीजिए, इंडिया क्या पॉलिसी चला रहा है? सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। क्यों चला रहा है? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि कल सुबह क्या हो जाए, हम खुद आत्मनिर्भर हैं तो कुछ दिक्कत तो ना हो भाई। वैसे ही अमेरिका भी चला रहा है, ट्रम्प के दौरान चला था प्रोटेक्शनिज्म, ये आप यूज करोगे, ठीक है ना, कि कैसे प्रोटेक्शनिज्म ट्रम्प ने चलाया था। ट्रम्प का नाम यूज मत कीजिए, बट अमेरिका ने थोड़े टाइम के लिए चलाया था, उससे भी मार्केट में स्लो डाउन आ रहे थे। ओके चलिए, मेजर्स क्या क्या है भाई काउंटर ट्रेड वेपनाइजेशन के? इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन, जैसे कि हमने बनाया हुआ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, सब लोग साथ रहेंगे, सप्लाई चेन अच्छी रखेंगे एसेट्रा। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस, हमने ये भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ साइन किया है, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, की सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। फिर काउंटर स्ट्रेटजीज, जैसे कि चाइना+1 स्ट्रेटेजी सब लोग यूज कर रहे हैं बिजनेस मॉडल में। चाइना+1 मतलब कि चाइना मार्केट में अगर कुछ भी हो जाता है इधर उधर, तो हमारे के लिए +1 कौन है? तो इंडिया है, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो China+1 में करो, मतलब इंडिया में भी करो, ठीक है। ओके, इन शॉर्ट मतलब यही है कि सिर्फ चाइना में फोकस ना रहे। और दूसरा है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग मतलब जिसके साथ अपने टाइज अच्छे हैं, जो अपने अलाइज हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उसी के साथ ज्यादा इकोनॉमिक टाइज और पॉलिटिकल अलाइज और ज्यादा बढ़ाइए। दैट्स इट, ये होता है फ्रेंड शोरिंग। अभी आप खुद सोचिए कि हमारा चाइना के साथ ज्यादा अच्छा बनाना फायदेमंद है और अच्छा है, या फिर यूएस के साथ बनाना अच्छा है? तो डेफिनेटली यूएस, राइट, क्योंकि हमारी यूएस के साथ बन रही है, चाइना तो हमारा दुश्मन पड़ा है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग, कि अपने दोस्त के साथ ही अपने टाइज को और ज्यादा अच्छा बढ़ाइए। ओके चलिए आगे देखते हैं।
आप समझ गए, ठीक है राइट। इसको अभी ना इसको नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, ये देख लीजिए। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी ना काम काम की चीजें लिखी हुई है। पहले न्यूज देख लेते हैं कि भाई इंडिया 4th नेशन बन गया है कि जिसके फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन के पार हो गए हैं, 700 बिलियन डॉलर के पार हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हमें दिखता है कि इंडिया की फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है इकोनॉमी के। ओके चलो, पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड। ये जो इतना पैसा है ना, ये क्या दिखाता है कि इंडिया ऑलमोस्ट 12 महीने तक, पूरे 1 साल तक इस पैसों का यूज करते हुए इंपोर्ट कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जनरल नॉर्म है कि आपके पास इतना रिजर्व होना चाहिए कि 6 मंथ तक आप इंपोर्ट कर पाओ। हमारे पास ऑलमोस्ट डबल है। और वैसे भी 700 करोड़ इज वेरी ह्यूज, सॉरी 700 बिलियन डॉलर इज वेरी ह्यूज। अभी भाई फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, ये हमारा इधर मेन कंसर्न है। सबसे पहले जनरल इन्फो कि भाई इन इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 कंटेन करती है कि फॉरेक्स रिजर्व कौन कैसे मैनेज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब बात है, ठीक है। ओके, अभी देख लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। ये मेन है, आपको याद भी रखना है इसको। और ये आप ना अपने नोट्स में डाल दोगे, नेम सिर्फ कि न्यूज में क्या था, तो फॉरेक्स रिजर्व न्यूज में था। फिर जो ऊपर वाला हमने देखा, ऊपर वाली न्यूज थी कि भाई ट्रेड वेपनाइजेशन, इसका सिर्फ नाम ऐड करो आप अपने GS3 की नोट्स में, सिर्फ आप नेम ऐड करो कि ट्रेड वेपनाइजेशन, समझ तो आप गए हो। और ये ऊपर वाला था जो हमारा, अगेन आप GS3 में गामा रे बर्स्ट लिखोगे, गामा रेज लिखोगे क्या है, और मेस ऑब्जर्वेटरी इन हेनले, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। फिर आपको अगर याद नहीं आता ना, तब वो वीडियो खोलो। ओके चलो, वापस आते हैं फॉरेक्स रिजर्व वाले में। तो भाई फॉरेक्स रिजर्व इन शॉर्ट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब कि जो एक्सचेंज होता है ना पैसों का इधर उधर, उसमें फॉरेन के लिए हमारे पास कितना कुछ पड़ा हुआ है। जैसे कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, कि अगर हमारे पास फॉरेन की करेंसी पड़ी हुई है तो हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं ना, यस। तो भाई फॉरेन करेंसी एसेट हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं। फिर गोल्ड रिजर्व, कि कुछ भी हो जाएगा, क्या कोई सोने को मना कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। ऊपर से हम सोने में को एक्सचेंज करके फॉरेन करेंसी भी ले सकते हैं, तो ये एक हो गया। फिर तीसरा SDR। अभी देखो SDR हल्का सा समझना है। SDR मीन्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। देखो इसमें क्या है, मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा हल्का सा। यहाँ पे देख लीजिए SDR। अभी SDR ना, समझ लीजिए एक बास्केट है, बास्केट के अंदर 5 करेंसीज पड़ी हुई है, 5 करेंसी। एक है आपके डॉलर, दूसरा है आपका चाइनीज रेनमिनबी, रेनमिनबी चाइनीज है, ठीक है, चाइनीज में भी। फिर है जापानीज येन, फिर है ब्रिटिश पाउंड, और एक है आपका यूरो। टोटल 5 करेंसी है, ठीक है। अभी समझ लीजिए इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के पास भाई पैसा तो काफी पड़ा है, बट फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी है। हमारे पास INR पड़ा है, इंडियन रुपीस पड़ा है, पर फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी है। अगर हमें कोई भी अभी ट्रेड करना है तो चाहिए तो फॉरेन करेंसी ट्रेड करने के लिए, तो हम इस SDR का यूज कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, ये IMF के पास पड़ा रहता है, ठीक है, IMF के पास ये पड़ा रहता है SDR। हम क्या बोलेंगे, भाई हमारा SDR कितना है? तो बोलेंगे भाई आपका SDR 500 रुपये पड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे भाई ये लो, मेरी तरफ से INR 500 रखो, ठीक है, और इसके बदले मुझे आप दे दो 500 रुपये, जितने भी डॉलर आते हैं ना वो दे दीजिए। तो ये बोलेगा कि हम भी भाई $10 आते हैं, तो हाँ दे दो भाई $10। फिर इस $10 से जितना भी ट्रेड होगा वो हम कर लेंगे। इन शॉर्ट, हमारी करेंसी को हम इस 5 में से जो भी चाहते हैं उस करेंसी में चेंज करवा सकते हैं, जब चाहे तब। इट इज SDR, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा फॉरेक्स रिजर्व ही हुआ ना, क्योंकि इसके थ्रू हमें ये करेंसी मिल सकती है, हमें जब भी यूज करना हो। अब समझ गए हैं, ठीक है। और ये SDR का कोटा आपको कितना मिलेगा, मतलब कितने रुपए आप एक्सचेंज करवा सकते हो, वो कैसे सेट होता है? तो भाई IMF जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी फॉर टंग स्लिप। तो जो IMF है उसमें आपने जितना भी पैसा रखा हुआ है अपना, कि भाई ये रखो, हमारी तरफ से इतना कोटा रखो, उसके अकॉर्डिंग आपके SDR सेट होते हैं, दैट्स इट। फिर एक और इसी के जैसा होता है, वो होता है रिजर्व ट्रांच। इसी के जैसा तो नहीं, अलग है, ठीक है, रिजर्व ट्रांच। इसके अंदर क्या है, समझ लीजिए मैंने IMF को 100 रुपए दिए हुए थे, तो बस इसी 100 रुपए की मेरी हो जाएगी रिजर्व ट्रांच।
ये समझ लीजिए पूरा का पूरा 100 रुपए है, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि 25 25 25 25। ओके, तो अभी इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी लोन की जरूरत होगी ना, तो सबसे पहले मेरे ये 100 रुपए का यूज किया जाएगा। उसमें भी एक और क्राइटेरिया है कि जो 25 रुपए ना अलग से, ये 25 रुपए, दूसरे पेन ले लेते हैं, ये 25 रुपए, इसमें मुझे फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है कि ये 25 रुपए आपको जब चाहिए ना तब लेके जाइए, इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री पैसे हैं, लेके जाइए, फिर जब देना हो दे देना। तो भाई ये जो 25% है वो है इंटरेस्ट फ्री, जबकि ये जो 75% है, इतना बचा हुआ पार्ट, इसमें से अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट मेरा ही पैसा है जो मैंने आईएमएफ के पास रिजर्व करके रखा था, इसीलिए रिजर्व है। तो ये मेरा रिजर्व है, रिजर्व ट्रांच, और इन शॉर्ट मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इधर से लोन उठाऊंगा। समझ लीजिए अगर कोई कंट्री ने यहाँ पे रिजर्व रखा ही नहीं है, उसका रिजर्व खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, तो उसे आईएमएफ के साथ मदद मांगनी होगी, यार मेरे पास रिजर्व तो नहीं है बट प्लीज दे दीजिए। तो फिर आईएमएफ बोलेगा कि भाई दे तो दूंगा पर अभी इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा, या फिर ये सब कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आप अपना रिजर्व रख लीजिए, ठीक है। आईएमएफ फिर अपनी मन की चलाए, उससे अच्छा रिजर्व रखो, और 25% तो फ्री में ही यूज करने को मिल जाएगा, वो कर लेना, और बाकी का 75% इंटरेस्ट से। इसलिए जितना बड़ा आपका रिजर्व होगा उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो एक और चीज आपने देख ली, रिजर्व ट्रांच, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। टोटल 4 चीज हो गई। एक, तो आपके पास करेंसी कौन सी पड़ी हुई है, विदेश की, ठीक है, फॉरेन करेंसी। फिर आपके पास गोल्ड कितना पड़ा हुआ है, फिर आपके पास एसडीआर कितने हैं, और फिर आपके पास रिजर्व ट्रांच कितनी पड़ी हुई है, आईएमएफ के पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब मिला के हमारे बनते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ओके, डन। तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है और समझना है, और आप समझ भी गए हो, उम्मीद तो है मुझे समझ गए हो, क्योंकि इतनी आसान लैंग्वेज से ज्यादा मैं क्या ही आसान करूँ यार। ठीक है, चलो, रिजर्व ट्रांचेस ऑल्सो डन। ओके, की फैक्टर्स क्या क्या है भाई राइज के लिए, तो भाई एफडीआई हमारे पास बहुत आ रहा है, कि फॉरेन से पैसा आ रहा है, फिर एफपीआई हमारे पास बहुत आ रहा है। तो भाई एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क होता है, तो कोई भी लॉन्ग टेन्यूर के लिए अगर पैसा आता है ना, तो उसको हम बोलेंगे एफडीआई, ये है लॉन्ग टेन्यूर के लिए, और कोई शॉर्ट टेन्यूर के आता है तो उसको हम बोलेंगे एफपीआई, ये है शॉर्ट टेन्यूर, ठीक है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है और आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यार मैं नीचे लिख देता हूँ अगेन इसको भी, एफ डी आई, एफ पी आई, ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। अभी कोई भी कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में जो भी पैसा आ रहा हो, कितना भी आ रहा हो, वो सब का सब एफ डी आई है। और कोई कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड में 10% से ज्यादा, मोर देन 10% आ रहा हो, तो वो एफ डी आई है। अगर 10% से कम होगा तो वो एफ पी आई होगा, ठीक है। 10% अप टू लिख देता हूँ, अप टू 10% एफपीआई है, और ये लिस्टेड है, हाँ, ये जो कंपनी है, कंपनी लिस्टेड है, और इसमें अप टू 10% आ रहा है तो एफपीआई, बल्कि मोर देन 10% आता है तो वो है एफडीआई, ठीक है। ये आप अभी समझ रहे हो, ठीक है। अनलिस्टेड के अंदर तो कितना भी पैसा है, 1%, 2%, 10%, वो एफडीआई है। बट अगर कंपनी लिस्टेड है, उसके अंदर 10% से ज्यादा आता है तो वो एफडीआई है, ठीक है। 10% से कम आता है तो एफपीआई। गॉट इट, ठीक है। चलिए अभी ऊपर आ जाइए वापस से, एफडीआई एफपीआई आप समझ गए हैं, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है भाई फॉरेक्स रिजर्व की, कि कोई भी क्राइसिस का स्टेज आ जाता है तो हमें काम आएगा। आपने श्रीलंका का देखा होगा, श्रीलंका के पास करेंसी खत्म ही हो गई तो एकदम कंगाल हो गए। फिर मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, हो सकता है हमें कोई डेट पे करना हो, कोई इंटरेस्ट पे करना हो तो उसमें काम आएगा। फिर रीअश्योर्स इन्वेस्टर्स कि भाई हमारी जो कंट्री है वो एकदम ही स्टेबल है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा एफपीआई फॉरेक्स हमारे पास पड़े हुए, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर कोई दिक्कत आती है और हम चुका नहीं पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। और फिर इनहेंसिंग कैपेसिटी टू इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, डेफिनेटली। हमने अभी अभी ये जो हम देते रहते हैं कि भाई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दे दिया, फिर किसी को इतने की एड दे दी, ये सब क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी हाईलाइट किया है कि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एरियाज। मतलब होता क्या है
कि इवन पंचायत के अंदर अंदर अगर वुमन इलेक्ट भी हो जाती है तो भी उनके साथ व्यवहार कुछ अच्छा खासा होता नहीं है। आपने एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ये पंचायत सीरीज देखी हो अगर, अमेजोन पे है, उसमें क्या होता है, जो इलेक्टेड पर्सन है वो है वुमन, पर उनका जो भी काम जाम होता है वो सब संभालता कौन है, तो उसका भाई पति संभालता है। सिर्फ वुमन को जब साइन करने की जरूरत होती है तब उनके पास कागजात लिए जाते हैं, बट पूरा का पूरा संभालना सब उनके पति करते हैं। इवन उनको बोला भी जाता है प्रधान जी, बट कायदे से प्रधान कौन है, ये वुमन है। तो ये दिखाता है कि इवन व्हेन अगर वुमन कोई इलेक्ट हो जाती है किसी रूरल एरिया से या फिर कहीं से भी, फिर भी उनके पास एक्चुअल पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर इवन ऐसा भी बोला जाता है कि वो वुमेन कैंडिडेट इलेक्ट हुई है, इनको क्या ही पता चलेगा कि कैसे डेवलपमेंट करना है, इनको तो कुछ नहीं आएगा। तो ये सब बैरियर्स हैं हमारे पास। ओके, यही उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला रबर स्टैम्प कैंडिडेट है, जो मैंने आपको बताया, सेम टू सेम वही बात है कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सारे उसके हस्बैंड कर लेते हैं और साइन साइन या स्टैंप लगाने का काम उनका होता है। फिर दूसरा जेंडर बायसेस एंड सोशल बैरियर्स है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास लिमिट ए पॉसिबिलिटी, हम प्रीजुडिश मान लेते हैं कि भाई ऐसा ही होगा कि ये कहाँ ही कोई चेंज ला पाएंगी, डेफिनेटली नहीं ला पाएंगी। फिर स्टेट पॉलिसीज भी बैरियर होती है। जैसे कि राजस्थान के अंदर है कि मैक्सिमम कोई भी वुमन को इलेक्ट होना है तो उनके चाइल्ड 2 ही होने चाहिए, 3 हो तो इलेक्ट नहीं हो सकती है। एंड कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखा हुआ है कि आपको रखना है तो इतना तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आप सोचिए, एमएलए एमपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, और आप अगर पंचायत के इलेक्शन में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखोगे, इट इज नॉट गुड इनफ, और स्पेशली वुमन के लिए डेफिनेटली नॉट। वी शुड empower women to have engaged in election and many representative body instead of putting them some this kind of criterias. Okay, next, rotation of seats. अभी देखो, ये हल्का सा समझना, रोटेशन ऑफ सीट क्या होता है कि कोई समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज बनी हुई है, ए बी सी डी, मतलब ये जगह बनी हुई है, ठीक है, आपकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लिया, उसके अंदर की ये जगह है, मान लीजिए ताल्लुक, मान लीजिए ब्लॉक्स, मान लीजिए। तो पहले सेट होता है कि भाई वुमन कैंडिडेट डी से ही खड़ी रह पाएगी, क्योंकि वुमन की सीट रिजर्व होती है ना, तो वो रिजर्व भी कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी करनी, वो कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले कर लिया वो डी समझ लीजिए, तो और वो उधर से वुमन इलेक्ट भी हो गई है क्योंकि रिजर्व सीट थी। फिर थोड़े टाइम रही, फिर हमने बोला कि भाई अभी डी से जरूरत नहीं है, अभी हमें बी से जरूरत है, अभी बी से करेंगे। फिर हमने हटा दिया, बी भी जरूरत नहीं है, अभी बोलेंगे सी से करेंगे। तो इन शॉर्ट ये रोटेशन होता रहता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी से हमें वुमन को इलेक्ट करना, वो घूमता रहेगा। तो इससे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि सबको एक साथ तो कोई राइट मिल ही नहीं रहा है ना रिजर्वेशन का। हो सकता है कि जब आपने सेट किया हो तब उधर वुमन की जरूरत हो ही ना, वैसे ही वो जीत जाने वाली हो रिजर्वेशन के बिना। तो ये भी एक छोटी सी दिक्कत है कि डिसकंटिन्यू कर देते हैं आफ्टर सर्विंग सिंगल टर्म, कि एक बार बस सिलेक्ट हो गए तो उसको हटा दो, अभी दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी को देखेंगे। और अदर इशू डिजिटल डिवाइड है, लैक ऑफ नॉलेज है, और एप्रीहेंशन एबिलिटीज एंड कल्चरल कॉन्स्टेंसेस आल्सो दैट। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है भाई? तो भाई सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन को ये आप रिफॉर्म कीजिए, ज्यादा वुमन को आप पंचायत रोल में इंक्लूड कीजिए, तो ज्यादा वो आएंगे ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ उनके जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं, उनके जो पति होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कीजिए उनके काम में दखल अंदाजी देने से। ये पंचायत में वो भी दिखाते हैं कि उधर एक आईएएस आते हैं, आईएएस महिला होते हैं, वो आते हैं और बताते हैं कि भाई आप क्यों इधर इंक्लूड हो रहे हो, जबकि एक्चुअल पोजीशन तो इनकी है। तो जो आप ये सर टीवी सीरीज भी देखते हो ना, तो सर ऑब्जर्व करो, उसके पॉइंट को कैप्चर करो कि हाँ ये मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा, ये लिख पाऊंगी। तो आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, एक्टिव रिकॉल में रहेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है। फिर भाई स्ट्रेंथनिंग वुमेन कलेक्टिव एजेंसीज, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर इन्वेस्ट करो आप कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए और उनका कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी कीजिए। ओके, आप पूरा का पूरा समझ गए हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको ठीक से करो। और ये जो बाजू में मैंने आपको करवाया फॉरेक्स रिजर्व वाला, वो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, और ये वुमेन के ऊपर हर बार एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ध्यान से कीजिए। अभी देख लेते हैं इलेक्टेड वुमेन के भाई गवर्नमेंट में क्या क्या अभी के लिए स्टेटस है। तो 1.4 मिलियन वुमेन कॉन्स्टिट्युएंसीज है स्पेशली लगाई हुई, उसमें से 4.6% टोटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भी है। ओके, अब सोचिए, चढ़ाइए मत सोचिए, वही टॉपिक खींच जाएगा।
73rd अमेंडमेंट के थ्रू भाई हमने ये तय किया था कि एटलीस्ट 1/3 सीट होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इवन बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में तो ये प्रोपोर्शन 50% जितना है। एक्सीलेंट। देखो है तो सही 50% जितना, बट क्या एक्चुअली वुमेन रूल करती है? नहीं करती है। वुमेन के बदले उनका पति ही रूल करता है। तो इसको हमें चेंज करवाने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, लेसर करप्शन, इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड जेंडर इक्वलिटी। नॉर्मल सब बात है, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन वुमन एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल एंड गवर्नमेंट मेजर्स टू काउंटर इट। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप बस वही समझना है कि वुमन को क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए। ओके, इसमें आप हल्का सा इंट्रो दे दीजिए कि अभी के लिए हमारा स्टेटस क्या है वुमन का, फिर कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट्स लिख दीजिए और फिर आप आखिरी में गवर्नमेंट के मेजर्स लिखिए। और देखो, हम अगर मेजर्स या इनिशिएटिव ऐसा कुछ लिख रहे हैं ना, जैसे मेजर्स इज ऑलरेडी रिकमेंडेशन, तो जरूरी नहीं है कि आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। लिख दो तो अच्छा है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कभी कभी कंक्लूजन हटा भी सकते हो, बट लिख दो तो अच्छा है। आई वुड सजेस्ट लिख ही दो, बाकी हट जाए तो इट इज फाइन। ओके, टोटल आपके 10 मार्क्स का है, इसलिए 2 पेज होंगे, इतना हो सकता है। इधर तक आप 70% जितना भर दीजिए, 50% पे इतना भर दीजिए, चलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर भी ये भी इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रेकोमा को, और ये WHO ने बोला है। ओके, सबसे पहले ट्रेकोमा क्या है? तो आई इन्फेक्टिंग डिजीज है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया कॉल्ड शेलेमिडिया ट्रैकोमाटिस। ओके, ये कॉन्टेजियस होता है, अगर एक को हो गया तो दूसरे को हो सकता है। स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट ऑफ आई एंड नोज एक्सेट्रा। ओके, स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर? और हाँ, ये अगर ट्रीट नहीं होता ना ठीक से, तो इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। आपने ये देखा ही होगा, ट्रैकोमा आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता ना तो एक बार गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। स्टेटस इंडिया में क्या है? तो 1971 के आसपास 5% ऑफ जो भी ब्लाइंडनेस हो, सॉरी ट्रैकोमा, सॉरी ब्लाइंडनेस जो भी हो रही थी, तो वो 5% के आसपास सिर्फ ट्रैकोमा से हो रही थी। अभी के लिए वो ये 1% से भी कम आ चुका है। ओके, ट्रैकोमा को प्रिवेंशन करने के लिए हमने क्या क्या भी लिए हैं? तो इंटरवेंशंस, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, अडॉप्शन ऑफ WHO सेफ स्ट्रेटेजी, और भी है यहाँ पे। बस इतना ही है, सॉरी। अभी है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, बिकॉज ट्रैकोमा इज एनटीडी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ये क्या होता है भाई? तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नेग्लेक्ट मतलब जिसको नेग्लेक्ट किया, और ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक क्या होता है? ये बीच वाली जगह है, एकदम जो बीच में पड़ रही है वो जगह को ट्रॉपिक बोलते हैं, ये वाले एरियाज को जो ट्रॉपिक्स के बीच में पड़े, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो जो इस एरियाज में है डिजीजेस, उसको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। क्यों नेग्लेक्टेड? क्योंकि देखो, जो भी ज्यादातर दवाइयाँ हमारी हिस्ट्री में बनी आई है ना, वो ज्यादातर दवाइयाँ सारी बनाई है ग्लोबल नॉर्थ वालों ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो यूजुअली ऊपर है, ये ट्रॉपिक्स के ऊपर है। और अभी इस एरिया में ये जो ट्रॉपिकल डिजीज है, वो ऊपर के एरिया में तो होते नहीं है, ठीक है। ये अर्थ वाला देख लें, ट्रॉपिक के ऊपर ये एरिया में तो होते नहीं है। तो इन लोगों ने कभी इनके ऊपर खास ध्यान दिया भी नहीं कि इसकी हमें दवाई बनानी चाहिए, कि भाई होता होगा, हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है, तो छोड़ो भाई चिंता। तो भाई इसी को बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ में बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट तो करता है, बट इनके बारे में सोचा नहीं जाता है इतना। तो देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, नेग्लेक्टेड क्यों है? तो बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा, हैव लो ग्लोबल फंडिंग एंड आर एसोसिएटेड विद स्टिग्मा एंड सोशल एक्सक्लूजन। यस, यही हमने देखा, ठीक है ना, कि हमको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये डिजीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये कौन से एरियाज हैं? तो ट्रॉपिकल एरियाज है, जिधर यूजुअली इम्पोवरिश कम्युनिटीज रहती है, पुअर एनवायरमेंट कंडीशन है, एक्सेट्रा। और ये किसके थ्रू फैल सकता है? तो सबके थ्रू फैल सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, टॉक्सिन्स, किसी के भी थ्रू फैल सकता है। ओके, स्टेप्स क्या क्या हमने लिए हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को ट्रीट करने के लिए? तो भाई सबसे पहले इंडिया का नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, एंड दूसरा ग्लोबली ग्लोबल नेशनल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म। फिर ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स 2017 टू 2030, एंड लास्ट किगाली डिक्लेरेशन ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ओके, इस किगाली को आप किगाली एग्रीमेंट के साथ मत जोड़ना, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो हम कंट्रोल कर रहे हैं ओजोन लेयर को बचाने के लिए, और ये वाला है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के लिए। अभी देखो, कुछ कुछ डिजीज के भी नाम दे रखे हैं।
बहुत सारे नाम है यार, बताने का जरूरत नहीं, आप खुद देख लेना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ही नाम पड़े हुए हैं, एक आध फेमस देख लीजिए तो चिकनगुनिया, डेंगू। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर भैया है नोबेल प्राइज मिला है इन फिजिक्स फॉर ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी देखो न्यूरल, ये जो वर्ड है इससे आपको क्या कनेक्ट होता है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब तो जो हमारे बॉडी के साथ पूरा जो कनेक्शन चलता है उसी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हाथ पैर हाथ, ये सब सब कुछ है न्यूरोलॉजी, ठीक है। जो हमारी नसें भी है ना वो न्यूरोलॉजी का ही पार्ट है। अगर उधर कुछ हो जाता है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है कि आपके यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। ओके, अब समझ गए। हमारा ब्रेन ब्रेन सब कुछ इसी के ऊपर काम करता है। अभी इसी को आर्टिफिशियल नेटवर्क में बना डाला, दैट्स इट। तो जैसे हमारा ब्रेन और जो हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल करें या फिर उसके थ्रू वर्क करें, तो उसी को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देख लीजिए डेफिनेशन, इट इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिजाइन टू मॉडल वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यस, also it consists of interconnected nodes, artificial neurons that process information similarly to how neurons function in human brain। मतलब जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना उसके सिमिलरली ये फंक्शन करेगा, और हमारा ब्रेन जैसे पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है वैसा आर्टिफिशियल ये कनेक्ट करवाएंगे, दैट्स इट। किन्होंने डिस्कवरी की है भाई इसकी, तो जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन ने। इन दोनों के हल्की फुल्की हम डिस्कवरी देख लें तो भाई एटॉमिक स्पिन इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम एंड कॉज बाय स्पिन ऑफ पार्टिकल। मतलब एटम अगर घूमता है और वैसे उसमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड व्हील बनती है, कैसे एटम काम करता है, उसका यूज करते हुए ये मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक को बनाता है, दैट्स इट। ये है भाई पहला, याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ इतना खास। इस हॉप फील्ड का मेन फंक्शन क्या है कि हमारे एरिया हमारे ब्रेन के अंदर कैसे कोई मेमोरी स्टोर होती है, मेमोरी वर्क करती है, दैट्स इट। कि कैसे हम चीजों को कोई मेमोरी को स्टोर करते हैं और कैसे उसको याद करते हैं, हॉप फील्ड का काम यही है। फिर हिंटन ने क्या भाई खोज की कि भाई इसने बोल्ट्जमान मशीन बनाई। इसका काम क्या है कि ये कोई पिक्चर देखेगी, पिक्चर के एलिमेंट्स को याद रखेगी, फिर उसी एलिमेंट्स को यूज करते हुए कोई नई पिक्चर और कोई नई पैटर्न भी ये बना पाएंगे, दैट्स इट। यही है बोल्ट्जमान मशीन, ठीक है। तो हॉपफील्ड और बोल्ट्जमान दोनों को आपने देख लिया, बनाने वालों को भी देख लिया, और इनको इसी डिस्कवरी के थ्रू नोबेल प्राइज मिला है। ये हम बहुत ऊपर से देख रहे हैं, अंदर होता होगा बहुत कुछ बट वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हम यूपीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। रोल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, डीप लर्निंग में हमें काम आता है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि भाई कैसे कोई चीज काम करती है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आगे क्या ये कर सकता है, एसेट्रा। इवन ना ये लोग हमारे में भी यूज करते हैं, ये लोग अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कि इनकी पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि कोई शख्स अगर होटल सर्च कर रहा है ना तो एल्गोरिदम तुरंत वो होटल को पकड़ लेगा कि हाँ ये होटल सर्च कर रहा है। फिर आप यूट्यूब खोलो आपको ऐड आएगी होटल्स की। ये होती है एल्गोरिदम, और ये उनकी मशीन लर्निंग काम कर रही होती है कि ये जो सर्च कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग इनको कुछ दिखाना। या फिर आप सोचिए इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब में आप कार के वीडियो देखो, 4-5 देख लो कार के वीडियो, आपको दूसरे दिन कार के वीडियो की रिकमेंडेशन आ जाएगी। ये होती है उनकी एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग। बस तो इसके थ्रू हम डीप लर्निंग कर सकते हैं कि बंदा कब कार की वीडियो देख रहा है, एटसेट्रा, ऐसा कुछ। फिर यूज ऑफ एआई इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसीजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऐसा सब कर सकते हैं। फिर लर्निंग फ्रॉम डेटा, यस, डेटा को कॉन्स्टेंट रीड करते जाइए और उसके थ्रू आप नया डेटा भी बनाइए या फिर उसका यूज करते हुए कुछ और काम कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इवन रिसेंटली ना रिपोर्ट आई थी, ये सब जो जनरेटिव एआई होता है ना, ये चैट जीपीटी, जेमिनाई एसेट्रा, ये सब जितना डेटा इतना सब काम करते हैं ना, तो इनको लगता है पानी, वाटर, वाटर एज अ कूलेंट, क्योंकि इनको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और वाटर भी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक गजब यूज करते हैं लाखों में, अभी पानी भी बहुत चाहिए होता है। ऐसा रिसेंटली डेटा है कि भाई इसी पेस के थ्रू अगर एआई काम कर रहा है ना तो ये दिल्ली पूरे साल में जितना पानी यूज करती है ना उससे 3 गुना पानी ये यूज करने वाला है। आप सोचिए दिल्ली में ही इतने पानी की कमी है, और सिर्फ ये जनरेटिव एआई अगर पूरे पोटेंशियल से काम करता है अगले अगले 2-3 सालों में, शायद 2026 मेंशन था ईयर, तो वो दिल्ली से 3 गुना ज्यादा वाटर यूज करेगा। इट इज वेरी ह्यूज। तो भाई एआई का आप जब भी डीमेरिट लिखो ना, तो जब एक ये भी लिख लेना कि इट यूजेस
लॉट्स ऑफ वाटर विच इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज देखते हैं। काफी यार मैंने ये इसमें लंबा खींच लिया। सबसे पहले देखो यही देख लेते हैं, ये खुल गया तो, कि भाई लोकेशंस आपको पता ही है, अभी इसराइल लेबनान का वॉर चल रहा है और ये एरिया कॉन्स्टेंटली न्यूज में है। तो देख लीजिए ये भाई, ये ना सॉरी, ये है आपका इसराइल। ठीक है, अभी इसी इसराइल, ये इसराइल है, यहाँ पे आपका पड़ता है सी ऑफ गलीली, यहाँ पे आपका पड़ता है डेड सी। ठीक है, सी ऑफ गलीली, डेड सी। यहाँ पे आपकी पड़ती है ब्लू लाइन, एक सेकंड ना, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किस लिए, तो ब्लू कलर के बड़े बड़े कंटेनर नहीं आते जिसमें पानी वानी स्टोर किया जाए, उसके थ्रू ये बॉर्डर बनी हुई है, इसलिए ब्लू लाइन। और यहाँ पे है आपका गाजा स्ट्रिप। ठीक है, गाजा। ओके, ये नॉर्मल सब। और हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्शन आपका बनता है रेड सी के साथ। ये आप देख रहे हो ना, रेड सी के साथ यूं टच हो रहा है, तो ये इसराइल के साथ टच भी होता है। तो छोटा सा कनेक्शन है रेड सी के साथ, जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। अब आप बोलोगे यार न्यूज में लेबनान है और मैं बता रहा हूँ इसराइल का, क्योंकि जरूरी ये है ज्यादा। ओके, अभी इसके ऊपर जो ये ब्लू लाइन पड़ती है ना, वो कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है, तो ये बॉर्डर बनाती है आपका लेबनान के साथ। ठीक है, लेबनान। ओके, अभी लेबनान को हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेबनान का ब्लू लाइन तो आ ही गया। लेबनान की बाजू की कंट्री कौन सी है, तो साउथ बाजू इसराइल पड़ेगी, राइट बाजू पड़ेगा सीरिया आपका, और उसके ऊपर बाजू सीरिया से ही पे पूरा का पूरा कवर है, और लेफ्ट बाजू आपका पड़ेगा मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये मेडिटेरियन ओशन है। ठीक है, मेडिटेरियन। ओके, यही मेन था। अभी अंदर का देख लेते हैं। तो भाई इसमें लेबनन माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है, और फिर एंटी लेबनन और हरमन रेंजेस भी देखने को मिलती है। हाई स्पीक का जरूरत नहीं है याद रखने का, वैली का भी जरूरत नहीं है, और रिवर्स ऑरेंज रिवर ये भी जरूरत नहीं है, हटाइए, इतना काफी है। ठीक है, और हाँ भाई ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये ना लेवेंट का पार्ट है। इस एरियाज को ना हम बोलते हैं लेवेंट एरिया। ये यूपीएससी ने पूछा था शायद 2021 में, 22 या 21 में, इसको हम लेवेंट बोलते, सॉरी ई होता है ये लेवेंट, इस एरिया को लेवेंट बोलते हैं। तो इस ये लेवेंट का भी पार्ट है। इसको लेवेंट बोलो या लेवांट बोलो या फिर जो भी बोलो, अप टू यू। कंट्रीज की बॉर्डर सीरिया, इसराइल, और मेरीटाइम बॉर्डर साइप्रस। ये देखो हल्का सा मेरीटाइम बॉर्डर बोला ना, ये जो एरिया है ना, ये छोटा सा, इसका नाम है साइप्रस। तो भाई मेरीटाइम के बाजू में इसका साइप्रस से भी बॉर्डर लगता है, मतलब मेरीटाइम बॉर्डर आप बोल सकते हो, पानी की से बॉर्डर। ओके, दैट्स इट। न्यूज में क्यों था जानने का जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट हिजबुल्लाह और उनकी सब बातें चल रही थी, इसके लिए न्यूज में था कि इसराइल लगातार वो मारता जा रहा है ना हिजबुल्लाह के लोगों को, इसलिए। ओके, ये भी काम का नहीं है, ये गलती हो गई थी विजन से कुछ छापने में, उसके लिए उन्होंने बताया था, बट हमारे काम का अभी नहीं है। इन शॉर्ट काम क्या था कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें सिर्फ पैसा बढ़ा है, न्यू पेंशन स्कीम में 9,000 रुपए नहीं बढ़े हैं, दैट्स इट। वो सब कुछ जरूरत नहीं है। ओके, इधर देख लीजिए। फिर है इंडियन वाइल्ड एस। तो ये ना थोड़े बहुत गधों और घोड़ों का मिक्सचर देखता है, ऐसा कुछ दिखता है, देख लीजिए, घोड़े और गधों का मिक्सचर, इंडियन वाइल्ड एस। ये किस एरियाज में पाए जाते हैं, तो जो हमारा जो गुजरात वाला रीजन है, ये वाला कच्छ वाला रीजन, यहाँ पे पाए जाते हैं इंडियन वाइल्ड एस। और इनको गुड़खर भी बोला जाता है, गुड़खर या फिर गुड़खुर, यूजुअली गुड़खर है, बिकॉज आई एम गुजराती, आई एम नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। इसका एरियाज कौन सा है, तो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली जो सर्वे हुआ था उसमें हमें पता चला कि इनकी पॉपुलेशन 26% के आसपास बढ़ चुकी है। ओके, बिहेवियर क्या क्या होता है, तो सॉलिटरी होते हैं, शाय होते हैं, और लो डेंसिटी में ये घूमते रहते हैं। ओके, यूजुअली ये नोमैडिक हायरार्की में रहते हैं। ओके, मेल्स हैं मेनली टेरिटोरियल। और हॉर्न्स, इनके भी कुछ कुछ हॉर्न्स, कुछ कुछ जो एडल्ट मेल होते हैं ना, उसमें आपको हॉर्न्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन है, क्योंकि अब देखिए ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नियर थ्रेटन ही होगा। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है, और अपेंडिक्स के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है। ओके, फिर डिजिटल अरेस्ट। तो आपने भी इंस्टा में, यूट्यूब में, कहीं पे भी देखा होगा कि ये लोग फेक वीडियो कॉल करते हैं। उस फेक वीडियो कॉल के अंदर कोई आईपीएस वाईपीएस रेडी होगा और बोलेगा कि यार आपके ऊपर ये केस है, वो केस है, ड्रग्स पकड़े गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको बिठा के रखेंगे आपके सामने वीडियो कॉल के ऊपर, और फिर आपको बोलेंगे इतना पैसा ट्रांसफर करो, ये करो, तो ही आपको छोड़ेंगे, एक्सेट्रा, या फिर आपके ऊपर केस बनेगा, ये सब बातें। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट।
डुप्लीकेट लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर आपके सामने बनते हैं और आपको जानबूझ के डिजिटली आपके सामने बिठा के रखते हैं, वो होता है डिजिटल अरेस्ट, दैट्स इट। इंटेंशन क्या होता है? डरा धमका के पैसा ले लेना। ओके। न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली बहुत बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, इसलिए न्यूज में है। मध्य प्रदेश का कोई स्कैम था, इसलिए न्यूज में है। फिर है कैमूल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भाई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की परमिशन दे दी है अपनी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, दैट्स इट, इसलिए न्यूज में था। अभी तक बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर ये बन जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा। अगेन टाइगर रिजर्व न्यूज में है, तो हम वही अपना फोटो खोल लेंगे फिर से। देख लीजिए बिहार वाला एरिया। और कौन सा टाइगर रिजर्व था? सिर्फ बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब अगर ये बन जाता है तो ये दूसरा हो जाएगा कैमूर, बहुत बड़ी पेन है, कैमूर टाइगर रिजर्व इन शॉर्ट। अभी के लिए हमारे पास कितने हैं? अभी के लिए 55 है। अगर ये बनेगा तो ये हमारा 56 टाइगर रिजर्व होगा। ओके। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुना सागरसेलम टाइगर रिजर्व। ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट तो बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको किसके थ्रू बनाया गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू। अभी देखो न्यूज में आपको पता चल गया ना कि एनटीसीए ने अप्रूव किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन अप्रूव करता है तो कौन बोलोगे? एनटीसीए। ओके। फिर भी मालाबार एक्सरसाइज मालाबार रीजन के यहाँ पे होती है। किन किन के साथ होती है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस से, जो हमारे क्वाड के मेंबर है ना, उसके साथ स्पेशली, ऐसा समझ लीजिए। क्यों किए जाते हैं? तो इंडो पैसिफिक में हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करना और कॉपरेशन को स्ट्रांग करना, दैट्स इट। अभी कहाँ पे हुई थी? तो विशाखापट्टनम के एरिया में हुई थी, आंध्र प्रदेश। ओके। फिर है हम सफर पॉलिसी। तो भाई इसमें बस ध्यान दिया जाता है कि जो रोड और एक्सप्रेसवेज है, वहां पे सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि सब कुछ अच्छा रहे, जैसे कि हाइजीन फैसिलिटीज अच्छी हो, स्टैंडर्ड सारे अच्छे हो और वेल मेंटेन रहे, उसी के लिए हम सफर पॉलिसी। ठीक है, सफर की बात है ना, तो हम सफर पॉलिसी, दैट्स इट। फिर इसमें जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर, उनको लगातार 3 से ज्यादा अगर हायर रेटिंग मिलती है तो उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर फीस है ना, वो भी माफ कर दी जाती है। मतलब जो भी इस रोड में जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जैसे झाड़ उगाने वाला एक्सेट्रा, सर्विस प्रोवाइडर बहुत होते हैं, तो उनकी फीस माफ कर दी जाएगी। फिर है वाजा, हमने कल ही देख लिया था, वही है। हमने क्यों देखा था? तो भाई दार्जिलिंग का कोई जू था, उनको ये अवार्ड मिला था, कंजर्वेशन अवार्ड, उसके लिए हमने न्यूज में देखा था। ये यहाँ पे आज क्यों न्यूज में है? तो भाई दिल्ली का कोई जू है, उसकी भाई अफ्रीकन एलिफेंट की फ्लाइट को देख के सस्पेंड कर दिया कि भाई ऐसी कंडीशन एलिफेंट की, आपकी मेंबरशिप कैंसिल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वाजा का? कि भाई सारे सपोर्ट जूज हैं, उन सबको, एक्वेरियम्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, सबको सपोर्ट करना, सबको एक साथ मिलके चलाना और ग्लोबल कंजर्वेशन को प्रमोट करना, दैट्स इट। वाजा की मेंबरशिप कंप्राइजेस ऑफ 40 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे लोग हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर? तो एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, एफिलिएट्स, कॉर्पोरेशन, बहुत कुछ होता है। ठीक है, वाजा मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स। ओके। एस्टैब्लिश हुआ था 1934 में। ठीक है। फिर है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। अब एग्जाम्पल से ही तुरंत समझते हैं। समझ लीजिए मैंने 100 रुपए का लोन लिया है बैंक के थ्रू और मैं ये चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरी ईएमआई है 10 रुपए और मैं 10 रुपए भी नहीं चुका पा रहा हूँ। तो बैंक क्या बोलती है कि सर यार, आपके पास पैसे तो नहीं है, अगर आप दोगे नहीं तो हमारा लोन हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जितना बैंक का एनपीए ज्यादा, उतना उसका इमेज खराब। अभी एनपीए क्या होता है? भाई बैंक ने जो मुझे लोन दिया वो उसके लिए तो एसेट है ना, एसेट। अगर उस एसेट का उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब मैं नहीं चुका रहा हूँ, तो उनका तो नुकसान हो रहा है, नॉन परफॉर्म कर रहा है एसेट, तो उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जितना एनपीए ज्यादा उतना बैंक की कंडीशन खराब। तो बैंक क्या करेगी? मुझे बोलेगी कि यार आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे ना, एक काम करो आप दूसरा लोन ले लो, हमारी बैंक आपको दूसरा लोन दे देगी। अब मैंने दूसरा लोन लिया 50 रुपए का, कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये तो मैंने ले ही लिया, तो इसके 50 रुपए को ही यूज करते मैं ये 10 रुपए की ईएमआई भर रहा हूँ। अगर 50 तो भर दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? नहीं भर पाऊंगा। तो यही होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, कि एक लोन तो मैंने भरा नहीं है और उसको चुकाने के लिए मैं दूसरी लोन लेता हूँ और बैंक अप्रूव करती है या फिर बैंक सामने से मुझे देती है। तो देख लीजिए डेफिनेशन, वेर बैंक गिव्स अ न्यू लोन टू अ बोरोवर हु आर अनेबल टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन। कितना बकवास बात है। ठीक है, चलो। हाउ एवरग्रीनिंग रिस्ट्रक्चर करते हैं लोन्स को और राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स भी करते हैं। उसमें हम न्यू, या ये जो मैंने बताया ना कि न्यू दे देते हैं, वो ये वाला है कि न्यू दे दिया। और दूसरा रिस्ट्रक्चर भी करते हैं, कि समझ लीजिए कि मैं 10 रुपए नहीं भर पा रहा था ना, अब वो बोलेंगे यार आप 10 नहीं भर पाते हो ना, एक काम करो, नई लोन नहीं दे रहे हैं, बस इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि आप 10 के बदले ना
₹5 भरना है ईएमआई। मैं बोलूँगा हाँ, तो मैं भर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन व्हिच इज़ पार्ट ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। इससे नुकसान मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बैंक को नुकसान हुआ ना, मेरा तो मस्त चल रहा है। तो भाई रिस्ट्रक्चरिंग में हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, ईएमआई को कम करते हैं या फिर लोन के ड्यूरेशन को कम करते हैं, एसेट्रा वो सब करें, उसको हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन बोलेंगे विच इज पार्ट ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। इससे नुकसान क्या होता है भाई, बैंक की असली फाइनेंशियल कंडीशन क्या है पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि एनपीए तो नहीं दिखेगा ना, ऐसे ही दिखेगा कि हाँ भाई बैंक की लोन तो मस्त चल रही है भाई, बट कायदे से एवरग्रीनिंग से चल रही है। और ऑल्सो इट में लीड टू वर्स एसेट क्वालिटी, क्योंकि जितने भी बैंक के एसेट हैं वो कितने खराब हो जाए आप खुद सोचिए, आप अगर बैंक और ऐसा काम कर रहे हो तो कितने लंबा चलोगे आप। ओके, लास्ट न्यूज, अटल पेंशन योजना। और हाँ, ये जो मैंने पीपीपी बाजू में लिखा है ना कि हाँ भाई प्रीलिम्स में ऐसा बन सकता है, वो लिखा है, ठीक है भाई। अटल पेंशन योजना किसने बनाई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाई है। इसके अंदर रिसेंटली 7 करोड़ जितने एनरोलमेंट्स हो गए हैं। ओके, इन शॉर्ट इसमें क्या होता है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन सिटीजन ध्यान से 18 से 40 साल की उम्र का अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब इस खाते में अगर पैसा डालता है कुछ पैसा, ठीक है, वो चाहे उतना डाल सकता है, कुछ पैसा डाल रहा है, तो जब वो 60 साल ईयर्स का हो जाएगा तब उसको उसके तरह उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसका पेंशन मिल जाएगा। दैट्स इट, यही है अटल पेंशन योजना। ठीक है, अभी ये पैसा कितना मिल सकता है? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था हर महीने वो कितना था। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करता है? तो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दैट्स इट। और देखो और तो कुछ नहीं था, बट हाँ मैं अगेन बता देता हूँ नोट्स के अंदर कौन कौन सा आपको डालना है। ये अटल पेंशन योजना आप डाल दीजिएगा, सिर्फ नाम काफी है, ठीक है। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन डाल दीजिए और उसका डेफिनेशन भी डाल दीजिए कि ये होता है, इस तरीके से करते हैं। ये जो हमने टाइगर रिजर्व देखा, मैंने पीछे फोटो डाल दिया है, उसको फिर से देख लीजिए एक और बार। फिर भाई ये एरिया को नोट्स में डाल दीजिए, ये लेबनान इजराइल वाला एरिया वाज इन न्यूज, सिर्फ नाम डाल दीजिए। डिजिटल सिर्फ नाम डाल दीजिए। और यस, नहीं 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 नहीं, हाँ बस और कुछ नहीं है काम का, ठीक है। ये नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज भी सिर्फ आप नाम लिख दोगे वो काफी है। देखो नोट्स में सिर्फ नाम ही लिखो ना, वो भी इनफ होता है, पूरा का पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं आता है तो गूगल कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अब आप नोट्स के बाजू में वीडियो की तारीख भी लिख सकते हो कि भाई इस तारीख को मैंने ये देखा था, इजी पड़ जाएगा। आज की न्यूज में सारे के सारे टॉपिक अच्छे थे, इसलिए थोड़ा हमारा वीडियो बड़ा हो गया, बट इट्स फाइन, समझ आना ज्यादा जरूरी है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है, रात भर जाग के मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इट्स फाइन, इफ यू लाइक इट यू कैन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके, सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।